Hello students, welcome back to my channel. Today we are going to cover the part third of federalism. Today we are going to cover how federalism is practiced in India. अभी तक हमने फेडरलिज्म समझा कि व्हाट इज़ फेडरलिज्म, व्हाट आर द की फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म और फेडरलिज्म इंडिया एक फेडरल कंट्री क्यों है ये समझा। लेकिन ये कैसे हुआ, फेडरलिज्म तक कैसे पहुंची इंडिया, आज हम ये समझने वाले हैं हाउ इज़ फेडरलिज्म प्रैक्टिस्ड इन इंडिया। ठीक है, देखो 1947 से के बाद से ही इंडिया के सामने बहुत सारी प्रॉब्लम्स आने लगी, बहुत सारे चैलेंजेस थे। ठीक है, इंडिया जब इंडिपेंडेंट हुआ उसके बाद बहुत सारे चैलेंजेस थे जिसको फेस करना था इंडिया को। वो चैलेंजेस क्या थे, आज हम उसे डिटेल में समझेंगे। Constitutional provisions are necessary for the success of federalism, but they are not sufficient. देखो, constitutional provisions जो होते हैं यानी कि जो constitutional changes प्रोविजंस दिए, यानी जो संविधान में कुछ प्रोविजंस दिए होते हैं। प्रोविजंस क्या थे, जो लास्ट टाइम हमने समझा था, जो स्पेशल स्टेटस मिला था उसे कहा जाता है प्रोविजंस। जो स्पेशल स्टेटस है क्या केवल उसी से काम बन जाता? ठीक है, तो नहीं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें देखनी होती हैं एक कंट्री को फेडरल कंट्री बनाने के लिए। इफ़ द फेडरल एक्सपेरिमेंट हैज़ सक्सीडेड इन इंडिया, it is not merely because of the clearly laid out constitutional provisions. जो इंडिया में फेडरलिज्म इतना सक्सेसफुल हुआ इसका कारण केवल और केवल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस नहीं थे, यानी जो स्पेशल स्टेटस मिला हुआ था कुछ स्टेट्स को, केवल और केवल उस कारण से इंडिया में फेडरलिज्म सक्सेसफुल नहीं हुआ, और भी बहुत सारे कारण था। द रियल सक्सेस ऑफ फेडरलिज्म इन इंडिया कैन बी एट्रीब्यूटेड टू द नेचर ऑफ डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स इन आवर कंट्री। ठीक है, देखो जो रियल सक्सेस है फेडरलिज्म की इंडिया के अंदर, वो हमारी डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स जो है उसके नेचर के कारण है। दिस इंश्योर दैट द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, देखो जो स्पिरिट था फेडरलिज्म का वो हमने इंश्योर किया इंडिया के अंदर। रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, जो डाइवर्सिटी थी उसको रिस्पेक्ट की हमारी गवर्नमेंट ने। डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर, और जो ये डाइवर्सिटी को एक साथ रखने की डिज़ायर थी, ठीक है, ये बिकेम शेयर्ड आइडियल्स इन द कंट्री। तो ये इम्पॉर्टेंट है, तीन चार चीज़ें जो फेडरलिज्म को इंडिया में सक्सेसफुल करती हैं वो क्या है? स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म, रिस्पेक्ट फॉर डाइवर्सिटी, यानी कि हर एक दूसरे रिलीजन को आप रिस्पेक्ट करो। डिज़ायर फॉर लिविंग टुगेदर, और सब लोग एक साथ मिलकर रहें, इसके कारण सक्सेसफुल हो पाया फेडरलिज्म इंडिया के अंदर। कुछ बहुत सारे इम्पोर्टेंट्स वेज देखेंगे आज हम, जिससे हमें ये समझ में आएगा कि इंडिया में फेडरलिज्म किस तरीके से सक्सेसफुल हो पाया। देखो 1947 में जब इंडिया वाज अंडर द ब्रिटिश रूल, उसके बाद जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो ये पॉलिटिकल मैप जो है उस टाइम पर बना था इंडिया का, जो आज की डेट में तुम देख रहे हो, उसमें बहुत सारे चेंजेस हुए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। 1947 से लेकर 2019 तक बहुत सारे चेंजेस तुम्हें देखने को मिलेंगे। चलो उसे ऑब्जर्व करते हैं। देखो 1947 से पहले, यानी ये इस तरीके का इंडिया का मैप था। क्या तुम्हें यहाँ पर कोई, जैसे आज की डेट में इंडिया है, क्या उस तरीके का इंडिया दिख रहा है? यहाँ पर बलूचिस्तान है, ठीक है, यहाँ पर कोई और एम्पायर है, यहाँ सेंट्रल प्रोविंस है, ये हैदराबाद है, ये मैसूर है, ठीक है, ये पूरा एक प्रोविंस है। कहीं उड़ीसा नहीं दिख रहा होगा, कहीं कुछ भी नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि 1947 से पहले इंडिया वॉज नॉट लाइक दैट। तो ये था 1947 से पहले का इंडिया, एक यूनाइटेड नेशन नहीं था। जो मैंने तुम्हें बताया था, जो येलो वाला पार्ट है ये इंडिपेंडेंट स्टेट्स हुआ करते थे, इन्हें प्रोविंस कहा जाता था। ठीक है, ये इंडिया का पार्ट ज़रूर, मतलब इंडिया का पार्ट नहीं थे उस टाइम तक, ठीक है, पर इंडिया के अंडर ही आते थे ये। उनके साथ संधि थी ब्रिटिशर्स के साथ उनकी, इस वजह से ब्रिटिश का इनडायरेक्ट रूल था इन प्रोविंसेस पे भी। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1947। जब 1947 में इंडिया को इंडिपेंडेंस मिला तो जस्ट आफ्टर द एमलगमेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट्स, जितने भी छोटे छोटे प्रिंसली स्टेट्स थे उन सबको जोड़कर इस तरीके का कुछ इंडिया का मैप बनाया गया। ठीक है,
उसमें जम्मू कश्मीर, पंजाब, देखो राजपूताना ये एरिया था। यूपी को यूनाइटेड प्रोविंस कहा जाता था उस टाइम पर। बीच वाले पार्ट को सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल प्रोविंस, हैदराबाद, बॉम्बे प्रेसिडेंसी, मैसूर, गोवा, मद्रास प्रेसिडेंसी, उड़ीसा, बंगाल, बिहार, आसाम, ठीक है, मणिपुर, ये सब, मेघालय, ठीक है, बांग्लादेश। इस तरीके का सिस्टम था। देखो ये पाकिस्तान था जब ये डिवाइड हो चुका था, और ये बांग्लादेश का एरिया पाकिस्तान के अंडर था, ठीक है। तो 1947 के बाद एकदम बाद ये प्रिंसली स्टेट के बाद इस तरीके का मैप बनाया गया, लेकिन इसमें बहुत सारे चेंजेस आए ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। उसके बाद 1956 में रीऑर्गेनाइजेशन हुआ स्टेट्स का। और देखो तुम यहाँ पर देखते होगे कि यहाँ पर तुम्हें थोड़ा सा डिफरेंट मैप दिखेगा। यहाँ पर केरला तुम्हें दिख रहा है, मैसूर दिख रहा है, बॉम्बे प्रेसिडेंसी अभी भी बड़ा है, मद्रास, आंध्र प्रदेश, हैदराबाद, उड़ीसा। ये जो स्टेट्स हैं जो आज की डेट में दिख रही हैं, ये धीरे धीरे करके स्टेट्स बने हैं। इनका रीऑर्गेनाइजेशन हुआ है, यानी कि रीऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या होता है, ये इनमें इनकी जो बाउंड्रीज़ है उसको चेंज किया गया है। जैसे बॉम्बे पहले था, तुम्हें गुजरात नहीं दिख रहा होगा, ठीक है, यहाँ पर कच्छ वाला एरिया, सौराष्ट्र वाला एरिया दिख रहा है, लेकिन तुम्हें गुजरात कहीं नहीं दिख रहा होगा। तो गुजरात जो है वो बाद में बॉम्बे प्रेसिडेंसी से अलग हुआ था, और गुजरात और महाराष्ट्र दो राज्य बन गए थे, ठीक है। ये डिटेल में हमें अभी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन इसके पीछे के रीज़न्स हम पढ़ेंगे आज कि क्या रीज़न्स थे, किस तरीके से ये चेंजेस हुए। तो सबसे पहला चैलेंज फेडरलिज्म इन इंडिया के लिए क्या था? सबसे पहला था फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यों को बनाना। सबसे इम्पॉर्टेंट था राज्यों को बनाना, ठीक है। इतने सारे प्रोविंसेस थे, 540 से भी ज़्यादा प्रोविंसेस थे, छोटे छोटे राज्य थे, उन सबको जोड़कर 28-27 राज्य बनाना था, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम थी, बहुत बड़ा चैलेंज था इंडिया के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले इन्होंने स्टार्ट हुआ लैंग्वेज पॉलिसी थी कि फॉर्मेशन ऑफ स्टेट किस तरीके से करना चाहिए हमें, लैंग्वेज पॉलिसी, ठीक है। तो लैंग्वेज पॉलिसी का इन्होंने अडॉप्ट किया, और लैंग्वेज के बेसिस पे फॉर्मेशन ऑफ स्टेट स्टार्ट हुआ। व्हेन द डिमांड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स, यानी राज्यों को बनाना, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स की डिमांड उठी ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज। तो जब इंडिपेंडेंट हुआ कंट्री इंडिया, तो जब राज्य बनाने की बात हो रही थी, उस टाइम पर ये डिमांड उठी कि क्यों ना राज्यों को किस बेसिस पे बनाया जाए, उसे लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया जाए। सम नेशनल लीडर्स फियर डेट इट वुड लीड टू डिसइंटीग्रेशन ऑफ द कंट्री, ठीक है। लेकिन बहुत सारे जो नेशनल लीडर्स हुआ करते थे, उनका ये मानना था कि अगर हम लोगों ने स्टेट्स को लैंग्वेज के बेसिस पे बनाया तो कहीं हमारा देश टूट ना जाए, डिसइंटीग्रेट ना हो जाए, ठीक है। द सेंट्रल गवर्नमेंट रजिस्टर्ड लिंग्विस्टिक स्टेट्स फॉर सम टाइम। लिंग्विस्टिक का भी मतलब लैंग्वेज बेस्ड होता है, याद रखना, ठीक है। लिंग्विस्टिक का मीनिंग भी लैंग्वेज बेस्ड होता है। तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी उसने बहुत दिनों तक लिंग्विस्टिक स्टेट्स की, जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो डिवीज़न होना था, फॉर्मेशन होना था स्टेट्स का, इसको उसको रजिस्ट किया, मतलब उसको मंजूरी नहीं दी। बट द एक्सपीरियंस हैज़ शोन डैट द फॉर्मेशन ऑफ द लिंग्विस्टिक स्टेट्स हैज़ एक्चुअली मेड द कंट्री मोर यूनाइटेड। पर अगर आज के डेट में तुम ये देखो कि लिंग्विस्टिक बेसिस पे ही सारे स्टेट्स फॉर्म हुए हैं, तो तुम्हें ये देखोगे कि जो लिंग्विस्टिक बेसिस पे जो ये स्टेट्स फॉर्म हुए थे, इसके कारण डिसइंटीग्रेशन ना होकर इंडिया जो है एक यूनाइटेड कंट्री बन पाया, ठीक है। तो हमें लैंग्वेज का बहुत ज़्यादा, लैंग्वेज के बेसिस पे जो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स हुआ था उसका बहुत फ़ायदा हुआ, ठीक है। और इसके कारण से एक और फ़ायदा हुआ लैंग्वेज के बेसिस पे स्टेट्स को बनाने का, कि एडमिनिस्ट्रेशन जो है बहुत इजी हो गया, ठीक है। इट हैज़ आल्सो मेड द एडमिनिस्ट्रेशन ईजियर। तो लैंग्वेज पॉलिसी जो थे उसमें क्या क्या चैलेंजेस थे, देखो। द सेकेंड टेस्ट फॉर द इंडियन फेडरेशन इज़ द लैंग्वेज पॉलिसी। तो लैंग्वेज पॉलिसी का सबसे जो टेस्ट था, चैलेंज था, वो था लैंग्वेज पॉलिसी।
आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव, देखो पहला चैलेंज क्या था, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट, कि पहले हमें क्या करना है, फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स करना है। उसके बाद दूसरा जो चैलेंज था वो था लैंग्वेज पॉलिसी। आवर कॉन्स्टिट्यूशन डिड नॉट गिव द स्टेटस ऑफ नेशनल लैंग्वेज टू एनी वन लैंग्वेज। तो लैंग्वेज पॉलिसी में क्या प्रॉब्लम थी कि इंडिया ने अब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी नेशनल लैंग्वेज, किसी भी लैंग्वेज को नेशनल लैंग्वेज नहीं बताया गया था। ठीक है, ये हम स्टार्टिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, 1947 के बाद की बात कर रहे हैं कि जब वो उस टाइम पर जब कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया था, संविधान लिखा गया था, उस टाइम पर कोई भी नेशनल लैंग्वेज नहीं थी। ठीक है, फिर हिंदी को आइडेंटिफाई किया गया एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, हिंदी को आइडेंटिफाई किया गया एज अ ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, अच्छा मैं फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स की बात बता दूं कि फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स में जो बेसिस है वो लिया गया था लैंग्वेज। तो स्टार्टिंग में जो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स हुए थे वो ऑन द बेसिस ऑफ लैंग्वेज हुए थे। जो लोग एक जैसी लैंग्वेज बोला करते थे उनको एक राज्य में रखा गया और उसे एक राज्य बना दिया गया। लेकिन सारे राज्य इस तरीके से नहीं बने थे, कुछ कल्चरल बेसिस पे भी बने थे और कुछ लोग जो एरिया जहाँ पर पड़ता था उसके बॉर्डर्स को तोड़ मोड़ के बनाए गए थे। ठीक है, धीरे धीरे करके ये बहुत सारे चेंजेस हुए। ठीक है, तो सारे जो राज्य हैं वो लैंग्वेज बेसिस पे नहीं है, पर स्टार्टिंग में फॉर्मेशन ऑफ स्टेट लैंग्वेज बेसिस पे हुआ था। ठीक है, तो हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दिया गया, बट हिंदी इज़ द मदर लैंग्वेज ऑफ ओनली अबाउट 40% ऑफ इंडियंस। तो जब हिंदी को मदर लैंग्वेज बनाया गया तो केवल और केवल 40% इंडियंस थे जिनकी मदर लैंग्वेज हिंदी थी। ठीक है, तो देयरफॉर देयर आर मैनी सेफगार्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेस। तो और भी जो लैंग्वेजेस थी उनको भी बचाने की ज़रूरत पड़ी। Besides Hindi, there are 21 other languages recognized as scheduled language by the Constitution. अगर तुम आज का कॉन्स्टिट्यूशन संविधान पढ़ो तो तुम देखोगे कि इंडिया के संविधान में 22 लैंग्वेजेस को शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहा गया है। हिंदी प्लस 21 और अदर लैंग्वेजेस हैं जिसे शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहा गया है और वो ऑफिशियल लैंग्वेज हैं किसी न किसी स्टेट की। ठीक है, तो उनको भी बचाने की ज़रूरत पड़ी। इसी कारण से धीरे धीरे करके कॉन्स्टिट्यूशन में चेंजेस करे गए, संविधान में चेंजेस किए गए और सारी लैंग्वेजेस को इंक्लूड किया गया किसके अंदर, शेड्यूल्ड लैंग्वेज के अंदर। ठीक है, अ कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन कंडक्टेड फॉर द सेंट्रल गवर्नमेंट पोजीशन में ऑप्ट टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस। कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का एग्जामिनेशन देता है स्टूडेंट तो वो इन 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस में किसी भी लैंग्वेज में अपना एग्ज़ाम दे सकता है। ठीक है, स्टेट्स टू हैव देयर ओन ऑफिशियल लैंग्वेज, स्टेट्स की अपनी खुद की भी ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न्ड स्टेट्स। तो मैंने बताया ना जो ये शेड्यूल्ड लैंग्वेज हैं और स्टेट्स की भी अपनी खुद की ऑफिशियल लैंग्वेज हैं और वो जो कोई भी काम होते हैं, गवर्नमेंट वर्क होते हैं, तो वो अपनी खुद की स्टेट ऑफिशियल लैंग्वेज में भी कर सकते हैं, उनके पास ये अधिकार हैं। ठीक है, तो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स और लैंग्वेज पॉलिसी। ठीक है, तो अभी हम समझ रहे हैं फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स को जो लैंग्वेज पॉलिसी के बेसिस पे बने थे। ठीक है, देखो फॉर्मेशन ऑफ स्टेट्स तो हमने ये समझ लिया था। उसके बाद अब हम बात करने वाले हैं लैंग्वेज पॉलिसी कि हिंदी का प्रमोशन बहुत किया गवर्नमेंट ने। ठीक है, ड्यूरिंग द स्टार्टिंग पीरियड 1947 से लेके 1967-65 तक आते आते गवर्नमेंट पता है हिंदी को पे बहुत ज़्यादा जोर दिया करती थी और उसका प्रमोशन बहुत ज़्यादा हुआ करता था। Unlike Sri Lanka, the leaders of our country adopted a very cautious attitude in spreading the use of Hindi. लेकिन जो हिंदी का यूज़ है उसको बढ़ाने के लिए श्रीलंका की तरह नहीं था कि उन्होंने एक डोमिनेंट एक सिर्फ सिन्हाला को ऑफिशियल लैंग्वेज नहीं बनाया। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था
कि हिंदी के साथ साथ 21 अदर लैंग्वेजेस को भी शेड्यूल्ड लैंग्वेज बनाया गया। जैसे श्रीलंका में सिर्फ सिन्हाला को ओनली ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया गया था, इस तरीके से इंडिया में नहीं हुआ। जो हमारे लीडर्स थे उन्होंने बहुत ही ज़्यादा कॉशियस एटीट्यूड अपनाया और जो हिंदी का स्प्रेड है, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हिंदी बोलें, इसको धीरे धीरे करके बनाया, धीरे धीरे करके फैलाया। देखो कैसे किया इन्होंने ये। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन द यूज़ ऑफ इंग्लिश फॉर द ऑफिशियल पर्पसेस वाज टू स्टॉप इन 1965। देखो 1965 तक आते आते हिंदी प्लस इंग्लिश दो ये लैंग्वेज थी जो कि ऑफिशियल लैंग्वेज थी। 1965 तक आते आते गवर्नमेंट ने इंग्लिश का जो यूज़ था उसे बंद कर दिया, ठीक है। However, many non-Hindi speaking states demanded that the use of English continue. लेकिन बहुत सारे ऐसे साउथ इंडियन स्टेट्स हैं जो कि ये चाहते थे कि इंग्लिश का यूज़ किया जाए एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज, क्योंकि वो नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स थे, यानी कि उन्हें हिंदी नहीं आती थी, हिंदी वहाँ पर ज़्यादा बोली नहीं जाती थी। जैसे कि तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, कर्नाटका हो गया, उड़ीसा, ठीक है। तो जहाँ पर हिंदी कम बोली जाती थी तो वो स्टेट ये चाहते थे कि इंग्लिश को कंटिन्यू रखा जाए एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज। इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टुक अ वायलेंट फॉर्म। तमिलनाडु के अंदर, क्योंकि तमिल जो है वो ज़्यादातर फोकस करते हैं द्रविडियन लैंग्वेज पे, ठीक है। द्रविडियन लैंग्वेज कौन कौन सी होती है? मलयालम, कन्नड़, तेलुगु, तमिल, ये, ठीक है। तो द्रविडियन लैंग्वेज को ये बहुत ज़्यादा फोकस करते हैं और हिंदी को ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो तमिलनाडु में बहुत सारे वायलेंट फॉर्म यानी मूवमेंट हुए जो कि बहुत वायलेंट हो गए थे, यानी बहुत ज़्यादा विनाशक हो गए थे। तो सेंट्रल गवर्नमेंट रिस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज़ ऑफ इंग्लिश अलॉन्ग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेस। तो ऑफिशियल पर्पसेस के लिए इंग्लिश को सेंट्रल गवर्नमेंट ने मंजूरी दे दी कि हम ऑफिसेस के लिए, जो भी गवर्नमेंट ऑफिसेस होंगे वो इंग्लिश को यूज़ करेंगे एज एन ऑफिशियल पर्पसेस, ठीक है। तो आज भी तुम देखोगे कि गवर्नमेंट के दोनों लैंग्वेज में कोई भी अगर इंस्ट्रक्शंस होती हैं, कोई भी गाइडलाइंस होती हैं, वो दोनों लैंग्वेज में आती हैं, इंग्लिश में भी आती हैं और हिंदी में भी आती हैं। मैनी क्रिटिक्स थिंक डैट दिस सॉल्यूशन फेवर द इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट, ठीक है। तो इससे जितने भी इंग्लिश स्पीकिंग एलाइट थे उनको बहुत फ़ायदा हुआ। प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमेशा हिंदी को प्रमोट किया। प्रमोशन डज नॉट मीन दैट द सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज हिंदी ऑन स्टेट्स वेयर पीपल स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज। लेकिन इंडिया में इस तरीके से नहीं हुआ कि इम्पोज किया गया, जबरन किसी के ऊपर थोपी नहीं गई हिंदी। जो नॉन स्पीकिंग हिंदी लैंग्वेज स्टेट्स थे वहाँ पर उनकी लैंग्वेज को प्रेफरेंस दी गई और ये कहा गया कि आप अपनी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, बोल सकते हो, ठीक है। जो जहाँ पर जो लैंग्वेज बोलना चाहता है वो यूज़ कर सकता था अपनी डिफरेंट लैंग्वेजेस को भी, ठीक है। तो हिंदी को कभी भी इम्पोज नहीं किया गया, पर प्रमोशन हमेशा प्रमोट किया गया हिंदी को, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हिंदी बोलना चाहिए। द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय द इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स, और यही कारण है कि जो लैंग्वेज पॉलिसी है इसको बहुत ही अच्छे से टैकल किया इंडियन गवर्नमेंट ने, ठीक है। और इसी कारण से हमारे यहाँ पर कभी भी लैंग्वेज के ऊपर कभी भी ज़्यादा कोई बड़ा इशू आया ही नहीं, ठीक है। द फ्लेक्सिबिलिटी शोन बाय द इंडियन पॉलिटिकल लीडर्स हेल्प आवर कंट्री टू अवॉइड द काइंड ऑफ सिचुएशन दैट द श्रीलंका फाइंड्स इटसेल्फ इन। तो जो श्रीलंका में सिचुएशन हुई थी, सिविल वॉर वाली कंडीशन हो गई थी, वो सिचुएशन कभी भी इंडिया में नहीं आई, क्योंकि सारी लैंग्वेज को इक्वली इम्पोर्टेंस दी गई इंडिया के अंदर, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं सेंट्रल, देखो सेंटर और जो स्टेट रिलेशंस थे, ये था हमारा तीसरा चैलेंज, सबसे इम्पोर्टेंट चैलेंज था सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप्स, ठीक है। 1990 से पहले तक, अगर आप इसे कहो, या 1989 से पहले तक क्या होता था, सेंटर के और जो स्टेट के रिलेशनशिप्स थे वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे। क्यों अच्छे नहीं थे, उसके कारण समझते हैं। रिस्ट्रक्चरिंग द सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप इज़ वन मोर वे इन विच द फेडरलिज्म हैज़ बीन स्ट्रेंथन्ड इन प्रैक्टिसेस। तो अगर तुम देखोगे कि
रियल फेडरलिज्म जो है वो इंडिया में 1990 के बाद आया है। उससे पहले जो था आप उसे एक ट्रू फेडरलिज्म नहीं कह सकते थे। क्या कारण थे? जो सेंटर और स्टेट के रिलेशनशिप थे वो अच्छे नहीं थे। उसमें बदलाव, रीस्ट्रक्चरिंग कब हुई? 1990 के बाद में। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट फॉर शेयरिंग पावर इन रियलिटी डिपेंड्स टू अ लार्ज एक्सटेंट ऑन हाउ द रूलिंग पार्टीज एंड लीडर्स फॉलो दिस अरेंजमेंट। देखो, जो पावर शेयरिंग थी सेंटर में और स्टेट के अंदर वो इक्वल नहीं थी उस 1990 से पहले तक। फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ द सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट्स। 1990 से पहले तक, क्योंकि हमें आज़ादी किसने दिलाई थी? हमें आज़ादी दिलाई थी कांग्रेस सरकार ने, ठीक है, आईएनसी ने। तो आईएनसी का मतलब होता है इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो कांग्रेस ने 1990 से पहले तक, तो इंडिया में 1947 से पहले केवल एक पार्टी हुआ करती थी, वो पार्टी थी आपकी इंडियन नेशनल कांग्रेस, जिसने आज़ादी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया था। तो इसी कारण से लोग ज़्यादातर सिर्फ एक पार्टी को जानते थे, आईएनसी को। तो इसलिए सेंटर में भी, यानी नेशनल सेंट्रल गवर्नमेंट में भी आईएनसी थी, यानी कांग्रेस का ही राज था। और स्टेट में भी, बहुत ज़्यादा मैक्सिमम स्टेट्स में भी केवल और केवल कौन रूल किया करता था? कांग्रेस रूल किया करती थी। और ये बहुत समय तक चला। दिस meant that the state governments did not exercise their rights as autonomous federal units। तो देखो, सेंट्रल गवर्नमेंट में भी कांग्रेस है, स्टेट गवर्नमेंट में भी कांग्रेस है। तो क्या स्टेट गवर्नमेंट में ऑटोनॉमी रहेगी? ऑटोनॉमी का मतलब क्या होता है? वो अपने तरीके से काम कर पाएगी? नहीं, क्योंकि वो दोनों एक ही पार्टी के मेंबर्स हैं। तो जैसा पार्टी कहेगी वैसे ही वहाँ पर स्टेट में भी लागू हो जाएगा। तो इसी वजह से ऑटोनॉमी नहीं थी स्टेट गवर्नमेंट्स में। एज एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट। और जब भी रूलिंग पार्टी स्टेट लेवल पे डिफरेंट हुआ करती थी, ऐसा नहीं है कि परमानेंट कांग्रेस ने ही सब जगह रूल किया है। धीरे धीरे करके बहुत सारी लोकल पार्टीज उभरी और वहाँ पर दूसरी पार्टी भी आने लग गई, ठीक है। कई कई राज्य हैं जहाँ पर दूसरी पार्टियों ने भी रूल करना स्टार्ट कर दिया। तो जहाँ पर भी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वहाँ पर तो कांग्रेस थी, और दूसरी जगह अगर कोई दूसरी पार्टी हुआ करती थी तो उनके बीच में मतभेद हुआ करते थे। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो हमेशा अंडरमाइन करती थी पावर्स ऑफ द स्टेट। अंडरमाइन का मतलब उसको दबा के रखती थी उन स्टेट गवर्नमेंट की पावर। उन स्टेट गवर्नमेंट को बहुत कम पावर मिली हुई थी और उनको हमेशा दबाने की कोशिश किया करती थी। कौन? सेंट्रल गवर्नमेंट। In those days, the central government would often misuse the constitution to dismiss the state governments that were controlled by rival parties। और कोई भी जो अपोजिशन पार्टी है या राइवल पार्टीज़ हैं, अगर उसकी कहीं भी किसी भी स्टेट में उसकी सरकार है, तो उसको हमेशा कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज़ करके जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती थी वो वहाँ पर उस स्टेट गवर्नमेंट को कंट्रोल करने की कोशिश किया करती थी। यानी कि उसको वहाँ से डिसमिस, उनको हटाने की कोशिश करती थी, या इस तरह से करती थी कि वो डिसमिस हो जाए स्टेट गवर्नमेंट जहाँ पर भी उनके अपोजिंग पार्टी रूल कर रही है, ठीक है। तो इसकी वजह से क्या हुआ था? दिस अंडरमाइन द स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म। और ये क्या कर रहा था? अंडरमाइन कर रहा था स्पिरिट ऑफ फेडरलिज्म को। तो 1990 से पहले का सीन है ये। देखो क्या सीन है, मेन इंपॉर्टेंट एक लाइन में समझ लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट थी, जब तक वहाँ पर सेम पार्टियाँ रहती थी, मतलब कांग्रेस की ही सरकार थी, तो सारा रूल कौन कर रहा था? सेंट्रल गवर्नमेंट कर रही। तो भी फेडरलिज्म नहीं था वहाँ पर, क्योंकि फेडरलिज्म में क्या होता है, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट अलग अलग इंडिपेंडेंट होते हैं, उनका अपना अलग रूल होता है, ठीक है। और अगर कोई राइवल पार्टी जो है वो किसी स्टेट में होती थी तो उसको वो अंडरमाइन करते थे, उसको डिसमिस कर दिया करते थे संविधान के मिसयूज़ करके। तो 1990 के बाद देखो यहाँ पर मैंने एनसीईआरटी में बहुत अच्छी फिगर दी हुई है कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट है। यहाँ पर आपको ये दिख रही होगी इंदिरा गांधी, ठीक है। यहाँ पर खाना मिल रहा है, मतलब जो स्टेट्स हैं प्लीड फॉर द मोर पावर। और ये जो स्टेट्स हैं ये जैसे कौन खाना दे रहा है इन्हें? सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। इस तरीके से मतलब ये लोग चाह रहे हैं कि हमें और पावर मिलनी चाहिए, ठीक है। तो ये पिक्चर एक्चुअली ये शो कर रही है कि यहाँ पर पावरफुल कौन है?
सेंट्रल गवर्नमेंट और जो स्टेट गवर्नमेंट है वो इनकी दया पर है निर्भर। स्टेट गवर्नमेंट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की दया पर निर्भर कौन है? स्टेट गवर्नमेंट्स। और वो मांग मांग के खाना ले रहे हैं, इस तरीके का सीन दिखाया गया है। ठीक है, अब बात करते हैं 1990 की बात की। आफ्टर 1990 द सेंटर स्टेट रिलेशंस, जो सेंटर के और स्टेट के रिलेशंस थे वो कैसे चेंज हुए? आफ्टर 1990 देयर वाज अ राइज ऑफ रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज इन मैनी स्टेट्स ऑफ द कंट्री। बहुत सारी रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज उभरी और उन्होंने इलेक्शंस लड़ना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, जैसे आज की डेट में तुम देखते होगे कि बहुत सारी पार्टीज़ हैं, सपा है, एसपी है, बीएसपी है, बीजेपी है। ठीक है, उसके बाद आप आ चुकी है, और भी है अकाली दल, श्रोमणी अकाली दल, मतलब बहुत सारी रीजनल पार्टीज। रीजनल पार्टी का मतलब क्या होता है? स्टेट लेवल की जो पार्टीज थी वो बहुत सारी निकल उभर के आई, मतलब बहुत सारी नई नई पार्टीज बनना स्टार्ट हुआ। 1990s के आसपास की बात है ये। ठीक है, और ये ही वो एरा था, यही वो समय था जब कोलिशन गवर्नमेंट बनना स्टार्ट हुआ। ठीक है, कोलिशन गवर्नमेंट को मैं अभी और डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन तुम अभी समझ लो कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है मतलब जब दो तीन पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बनाती हैं तो उसे कहा जाएगा कोलिशन गवर्नमेंट। दिस लेड टू अ न्यू कल्चर ऑफ पावर शेयरिंग, क्योंकि देखो एक अकेली पार्टी जीत नहीं पा रही थी तो उसके साथ कई सारी पार्टीज मिलकर गवर्नमेंट बना लेती हैं। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हुआ, पावर शेयरिंग का जो कंसेप्ट था वो बहुत ज़्यादा यूज़ होने लगा, पावर शेयरिंग बहुत ज़्यादा होने लगी, क्योंकि हर एक पार्टी का मेंबर को सीट्स दी जाती थी और इस तरीके से केवल एक पार्टी रूल नहीं कर रही थी, और भी बहुत सारी पार्टीज इसमें रूल करना स्टार्ट कर दिया था उन्होंने। ठीक है, तो पावर शेयरिंग होना स्टार्ट हो गया था, और जो रिस्पेक्ट फॉर द ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट्स है वो रिस्पेक्ट आने लग गई थी। सारी स्टेट गवर्नमेंट को ऑटोनॉमी मिलने स्टार्ट हो गई थी, यानी कि वो सेल्फ गवर्नमेंट होना स्टार्ट हो गई थी, कि उनके पास अकेली पावर थी, अब उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट की दया पर नहीं निर्भर रहना पड़ रहा था। सिंस नो सिंगल पार्टी गेट अ क्लियर मेजोरिटी इन द लोकसभा, अगर कभी भी लोकसभा में किसी एक सिंगल पार्टी को मेजोरिटी नहीं मिलती, मेजोरिटी का मतलब क्या होता है, 50% से ज़्यादा वोटिंग नहीं मिलती, तो द मेजर नेशनल पार्टीज हैड टू एंटर इनटू एन अलायंस। तो जो मेजर पॉलिटिकल पार्टी होती है जिसको सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो छोटी छोटी और जो पार्टीज होती हैं उनके साथ अलायंस करती है, उनके साथ हाथ मिला लेती है और अलग से एक पार्टी बनाती है जो कि कोलिशन गवर्नमेंट कहलाती है। ठीक है, तो इस तरीके से रीजनल पार्टीज हो गई वो भी गवर्नमेंट का पार्ट हो गई, तो उन्होंने भी, अब वो कहाँ पर आ चुकी हैं, गवर्नमेंट के अंदर आ चुकी हैं। ठीक है, तो वो भी गवर्नमेंट पॉलिसीज में एंटर कर चुकी हैं। दिस ट्रेंड वॉज सपोर्टेड बाय द मेजर जजमेंट ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, और ये जो ट्रेंड है ये कैसे बदला, एक जजमेंट आया था सुप्रीम कोर्ट का, डेट मेड इट डिफिकल्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट टू डिसमिस स्टेट गवर्नमेंट इन आर्बिट्ररी मैनर। ठीक है, तो जिस जो पॉलिसी मैंने बताया था ना कि जो कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज हो रहा था, कि किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस कर दिया जाता था, मतलब ख़त्म कर दिया जाता था और फिर से इलेक्शंस कराए जाते थे, वो जो सिस्टम था वो सुप्रीम कोर्ट के एक जजमेंट ने उसको डिसमिस कर दिया कि ऐसा कभी भी नहीं होगा, कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं कर सकती। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास ये पावर नहीं है, तो ये पावर जो थी उनकी कॉन्स्टिट्यूशन वाली पावर, उसमें चेंजेस किए गए और सुप्रीम कोर्ट ने ये जजमेंट दिया कि कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को डिसमिस नहीं करेगी। ठीक है, तो इसी कारण से जो मेजॉरिटी है, जो मेजॉरिटी मिल रही थी पहले सेंट्रल गवर्नमेंट में एक ही पार्टी को, अब वो मिलना कम हो गई, और इसी कारण से रीजनल पार्टीज़ को ये मौका मिला कि वो जो मेजर पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं उनके साथ हाथ मिलाए, उनके साथ अलायंस करें और एक कॉलिशन गवर्नमेंट फॉर्म करें। दस फेडरल पावर शेयरिंग इज़ मोर इफेक्टिव टुडे, तो इसी कारण से ये कहा जा रहा है कि 1990 के बाद जो है फेडरल पावर शेयरिंग का जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा इफेक्टिव है आज की डेट में एज़ कम्पेयर टू द अर्लियर। 1990 से पहले से के समय से 1990 से जो पहले वाला समय था उसके मुकाबले आज की डेट में फेडरलिज्म का जो कंसेप्ट है वो ज़्यादा पावरफुल है, ज़्यादा इफेक्टिव है। ठीक है, जब तो ये था
दोनों सिचुएशन की सेंटर का और स्टेट का रिलेशनशिप कैसे इम्प्रूव हुआ। देखो कोलिशन गवर्नमेंट के कारण बहुत अच्छा इम्प्रूवमेंट हुआ था। देखो सेंटर स्टेट रिलेशनशिप्स, तो अब यहाँ पर समझ लो, यहाँ पर मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे, तुम्हें वो सारा नहीं लिखना है, तुम्हें सिर्फ ये क्वेश्चन लिख लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैंने बहुत इजी से पॉइंट्स बना दिए। देखो पॉलिटिकल सीन वाज डोमिनेटेड बाय वन पार्टी, तो 1990 से पहले क्या हुआ था, पॉलिटिकल जो था केवल एक पार्टी उस पर रूल करती थी, सेंटर पे भी स्टेट पे भी। एज एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज डिफरेंट, जैसे ही डिफरेंट होती थी कोई स्टेट पार्टी, यानी कि अगर किसी भी स्टेट में कांग्रेस नहीं होती थी, कोई और पार्टी होती थी, तो जो रूलर्स एट द सेंटर ट्राई टू अंडरमाइन द पावर्स ऑफ द स्टेट, तो जो सेंटर पे जो रूलर्स हुआ करते थे वो स्टेट की पावर्स को अंडरमाइन करने की कोशिश किया करते थे। द सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफन मिसयूज द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट, जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो मिसयूज करती थी कॉन्स्टिट्यूशन का टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट, दोज वर कंट्रोल्ड बाय द राइवल पार्टीज, ठीक है। और जो सेंट्रल गवर्नमेंट थी वो किस तरीके से अंडरमाइन करती थी, वो कॉन्स्टिट्यूशन का मिसयूज करते थे और स्टेट गवर्नमेंट्स को डिसमिस कर दिया करते थे, ठीक है। आफ्टर 1990 क्या हुआ, सेंटर नाउ द सेंटर एंड द मेजॉरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स बिलोंग टू द डिफरेंट पार्टीज, जो सेंटर है और जो मेजॉरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वो डिफरेंट डिफरेंट पार्टीज को बिलोंग करने लग गए, ठीक है। और नंबर ऑफ रीजनल पार्टीज हैव बिकम पावरफुल एंड प्ले अ क्रूशियल रोल एट द सेंटर एंड द स्टेट्स, और कोलिशन गवर्नमेंट क्योंकि बनने लगी थी तो जो रीजनल पार्टीज हैं वो भी अब क्रूशियल रोल प्ले कर रही थी, बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही थी सेंटर में भी और स्टेट लेवल पे भी, ठीक है। और यही समय था, एरा था ऑफ कोलिशन गवर्नमेंट एट द सेंटर हैज इंक्लूडिंग रिस्पेक्ट फॉर द फेडरल ऑटोनॉमी, और इसी के कारण से जो फेडरल ऑटोनॉमी है उस वो आने लग गई, ठीक है। अच्छा, तो अभी हम बात कर रहे थे कोलिशन गवर्नमेंट, तो एक मैंने छोटा सा एग्जांपल लिया है मध्य प्रदेश का। जैसे मान लो मध्य प्रदेश में 230 सीट्स हैं टोटल, ठीक है। तो कोलिशन गवर्नमेंट क्या होता है, इसे कहा जाता है गठबंधन की सरकार। इट इज़ अ कैबिनेट ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट इन विच द सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज कोऑपरेट, रिड्यूसिंग द डोमिनेंस ऑफ एनी वन पार्टी विद इन द कोलिशन, ठीक है। तो ये कैबिनेट ऑफ पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट होता है, इसमें क्या होता है, सेवरल पॉलिटिकल पार्टीज कोऑपरेट करती हैं एक दूसरे के साथ और गवर्नमेंट बना लेती हैं ताकि एक किसी पार्टी का रूल ना रहे, ठीक है। तो एग्जाम्पल से समझते हैं इसे। जैसे ये मध्य प्रदेश का केस है, यहाँ पर टोटल सीट्स कितनी है, 230। अगर किसी को मेजॉरिटी चाहिए, मेजॉरिटी का मतलब होता है 50% प्लस 50% से ज़्यादा वोट होने चाहिए। 50% का मतलब हो गया 230 का आधा 115 प्लस 1, एक वोट ज़्यादा होना चाहिए, तो यहाँ पर होने चाहिए कम से कम 116। अगर आपको रूल करना है तो आपको कितने चाहिए, 116 सीट्स चाहिए। लेकिन देखो कांग्रेस के पास कितनी है, 114, और बीजेपी के पास है 109, और अदर्स के पास है 106, सॉरी 7, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया टोटल रूल। तो अब कोलिशन गवर्नमेंट कैसे बनेगी, अब इसको चाहिए 2 सीट्स और ज़्यादा चाहिए, अब इसे गवर्नमेंट बनानी है तो 2 सीट और चाहिए। तो ऐसा हो सकता है कि देखो बीजेपी तो देगी नहीं 2 सीट्स, तो ये जो अदर्स वाले हैं इनमें से कोई 2 मेंबर्स आएँ और इसके साथ मिल जाएं और ये बन जाए 116। अब 116 बनते ही ये गवर्नमेंट बना सकते हैं, ठीक है। या पहले तो इन्हें मिलता है मौका, उसके बाद अगर जैसे ये कोई भी नहीं आता, बोल ये 7 के 7 लोग जो हैं ये मना कर देते हैं कि हम नहीं आपके साथ आना चाहते, हम कोलिशन गवर्नमेंट नहीं बनाना चाहते आपके साथ, तो ये चाहें तो बीजेपी के साथ भी आ सकते हैं। अब बीजेपी के साथ आके यानी 109 प्लस 7 यानी कि 16, तो अगर ये 7 के 7 मेंबर इनको सपोर्ट कर देते हैं तो 116 इनके पास नंबर्स आ जाएंगे, तो ये नंबर आते ही ये कोलिशन गवर्नमेंट बना सकती है। तो कोई भी कोलिशन गवर्नमेंट बना सकता है। इसमें क्या हो जाता है, ये जो 7 वाले लोग हैं, ये 7 लोग ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, और ये कौन सी पार्टीज होती हैं, ये रीजनल पार्टीज होती हैं, ठीक है। तो ये देखो एक एग्जाम्पल दिखाया हुआ है कोलिशन गवर्नमेंट का बहुत अच्छा। यहाँ पर देखो ये मेजर वाली पार्टी है वो बैठी हुई है, और ये कोलिशन गवर्नमेंट में छोटे छोटे जो लोग हैं इनका सपोर्ट कर रहे हैं, डिफरेंट पार्टीज़ के हैं ये लोग। तो ये एक एग्जाम्पल है कोलिशन गवर्नमेंट का, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं अगले चैलेंज की, जो फेडरलिज्म में आया था वो था लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी, ठीक है। लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का क्या मीनिंग होता है, लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी का मीनिंग होता है लैंग्वेज
जो हैं वो अलग अलग थी। हाउ मेनी लैंग्वेज डू वी हैव इन इंडिया? आंसर डिपेंड्स ऑन हाउ वन काउंट्स इट, ठीक है। तो जो कितनी लैंग्वेजेस हैं इंडिया के अंदर, तो ये डिपेंड करता है कि कौन काउंट कर रहा है, ठीक है, कैसे काउंट करी जा रही है। अगर एक लेटेस्ट लिंग्विस्टिक का मीनिंग ही होता है लैंग्वेज, ठीक है। तो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे कि मतलब ये बात कर रहे हैं हम लोग कि लैंग्वेजेस कौन कौन से स्टेट में किस किस तरीके की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, और जो ये शेड्यूल्ड लैंग्वेज है ये हमने कैसे बनाई थी। तो देखो, लेटेस्ट इंफॉर्मेशन डेट वी हैव इज़ फ्रॉम द सेंसस ऑफ इंडिया हेल्ड इन 2011। तो लास्ट सेंसस हुआ था 2011 में। उसके अकॉर्डिंग पूरी इंडिया में मोर देन 1300 डिस्ट्रिक्ट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। इंडिया के अंदर मोर देन 1300 लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, जो कि उनकी मदर लैंग्वेज है। दीज लैंग्वेजेस वर ग्रुप टुगेदर अंडर सम मेजर लैंग्वेजेस। बाकी ये जो 1300 लैंग्वेजेस हैं इनको मिलाकर बहुत सारी लैंग्वेजेस बनाई जाती हैं। मतलब जैसे कि मान लो कुछ लैंग्वेजेस हैं उनको बड़ी लैंग्वेज के साथ जोड़ दिया जाता है क्योंकि बहुत सारे वर्ड्स उनके सेम रहते हैं। तो जैसे भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, मैनी अदर, ये सारी लैंग्वेजेस को बोल मिलाकर इन्हें हिंदी बोला जाता है कि एक तरीके की हिंदी लैंग्वेज है, ठीक है। लैंग्वेजेस तो बहुत सारी हैं अलग अलग, लेकिन इन्हें ग्रुप टुगेदर एज हिंदी लैंग्वेज बोला जाता है। कौन कौन सी? भोजपुरी, मगधी, बुंदेलखंडी, छत्तीसगढ़ी, राजस्थानी, ठीक है। लेकिन थोड़ी सी तुम्हें डिफरेंट लगेगी, लेकिन वो हिंदी का ही पार्ट है। इस वजह से इनको ग्रुप टुगेदर करके एक साथ जोड़ दिया गया और एक नाम दे दिया गया हिंदी, ठीक है। तो ये देखो, मैंने एक लैंग्वेज बेस्ड मैप बनाया हुआ है यहाँ पर तुम्हारे लिए। जैसे यहाँ पर कश्मीरी एक शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, पंजाबी एक शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, और तुम देखो ये नॉर्थ वाला पार्ट देखोगे पूरा, ये यहाँ पर डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, जैसे बुंदेलखंडी, भोजपुरी, ये सब। लेकिन इसे क्या बोला गया है? हिंदी लैंग्वेज बोला गया है, ठीक है। उसके बाद ये नेपाली है, ठीक है, निसी, असमीज़, खासी, मणिपुरी, अउ, मिजो, बंगाली, उड़िया, तेलुगु, मराठी, गुजराती, भिल्ली, कोंकणी, कन्नड़ा, तमिल, मलयालम। तो ये 22 शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं आपकी, ठीक है। तो ये डिफरेंट रीजन्स हैं और सब जगह आपकी डिफरेंट लैंग्वेजेस बोली जाती हैं, और ये सारी शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस हैं। तो मैं तुम्हें एक बार थोड़ा डिटेल में समझा देता हूँ क्या क्या लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी है इंडिया में। इवन आफ्टर ग्रुपिंग दिस, मतलब ग्रुपिंग भी बना दी इन्होंने, तब भी सेंसस फाउंड द 121 मेजर लैंग्वेजेस। देखो 1300 लैंग्वेज टोटल हैं, छोटी छोटी जो रीजनल लैंग्वेजेस हैं वो 1300 से भी ज़्यादा हैं। इनको बहुत सारी लैंग्वेजेस को जोड़ के एक लैंग्वेज बना दिया जाता है, और वो लैंग्वेजेस को भी अगर जोड़ दिया जाए और वो उन लैंग्वेजेस को भी काउंट किया जाए तो 121 मेजर लैंग्वेजेस हैं पूरी इंडिया के अंदर। उनमें से 22 लैंग्वेजेस को शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहा गया है, ठीक है। और ये कौन से शेड्यूल में लिखा गया है? 8th शेड्यूल में लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, 8th शेड्यूल में, याद रखना। 22 लैंग्वेजेस आर नाउ इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो 8th शेड्यूल के अंदर ये लिखा गया है कि टोटल शेड्यूल्ड लैंग्वेज कितनी होंगी, ऑफिशियल शेड्यूल्ड लैंग्वेज कितनी होंगी, जो लिखी हुई, देखो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखी जाती है ना लैंग्वेज, उन्हें शेड्यूल्ड लैंग्वेज कहा जाता है। शेड्यूल का मतलब क्या है? उनको लिख दिया गया है कॉपी में, ठीक है, शेड्यूल कर दिया गया है। तो एक 22 जो है वो क्या है? हमारी शेड्यूल्ड लैंग्वेज है, और ये कौन से शेड्यूल्ड में लिखा हुआ है? 8th शेड्यूल्ड में, ठीक है। और बाकी सारी जो भी लैंग्वेजेस हैं वो क्या है? नॉन शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस। इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेजेस इंडिया इज परहैप्स द मोस्ट डाइवर्स कंट्री इन द वर्ल्ड। अगर लैंग्वेजेस की बात की जाए तो सबसे ज़्यादा लैंग्वेजेस इंडिया में पाई जाती हैं, सबसे ज़्यादा डाइवर्स कंट्री है इन रिस्पेक्ट टू द लैंग्वेजेस। मतलब इतनी ज़्यादा अलग अलग लैंग्वेजेस बोली जाती हैं इंडिया में। A look at the enclosed table made it clear that no one language is the mother tongue of the majority of population। अगर तुम देखोगे एक टेबल दिया हुआ है अगले पेज पे, मैं तुम्हें वो दिखाऊंगा अभी, कि उसमें तुम ये देखोगे कि कोई भी लैंग्वेज ज़्यादा, मतलब 100% ऐसा नहीं है कि कोई एक लैंग्वेज को बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पर देखो, अगर तुम यहाँ पर देखते हो तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा मेजॉरिटी किसकी आती है? हिंदी की। बाकी देखो कितने कम 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 परसेंटेज हैं जो लोग बोलते हैं, ठीक है। तो मेजॉरिटी किसकी है? लार्जेस्ट लैंग्वेज इज हिंदी, जिसे कितने कितने लोग बोलते हैं? 44% इंडियंस बोलते हैं। इफ वी ऐड टू दैट ऑल दोज हु न्यू हिंदी एज देयर सेकेंड और द थर्ड लैंग्वेज, द टोटल नंबर वाज स्टिल लेस देन 50% इन 2011। अच्छा,
अगर ये तो थी मदर लैंग्वेज या फर्स्ट लैंग्वेज की बात कर रहे हैं कि जो पहली लैंग्वेज जो लोग यूज़ करते हैं इंडिया के अंदर, अगर सिर्फ हिंदी को वो पहली लैंग्वेज मानते हैं तो टोटल कितने हो गए लोग, 44%। ठीक है, अगर कोई लोग उनकी मदर लैंग्वेज तो कुछ और है लेकिन वो हिंदी जानते हैं, तो भी इंडिया में केवल और केवल 50% से भी कम लोग हैं जो कि हिंदी को जानते हैं। ठीक है, एज फॉर इंग्लिश ओनली 0.02% इंडियन रिकॉर्डेड इट एज देयर मदर लैंग्वेज। केवल 0.02% लोग ही इंग्लिश को मदर लैंग्वेज बोलते हैं। अबाउट 11% न्यू इट एज द सेकेंड और द थर्ड लैंग्वेज, और 11% लोग जो हैं वो उसे सेकेंड लैंग्वेज या थर्ड लैंग्वेज बोलते हैं, मानते हैं। मतलब कि किसी को जैसे इंग्लिश आती है तो उसे वो सेकेंड लैंग्वेज बोलता है। जैसे हम लोग, अगर हमारे से पूछा जाए कि आपकी मदर लैंग्वेज क्या है, तो हमारी हिंदी है और सेकेंड लैंग्वेज होगी हमारी इंग्लिश। तो 11% लोग हैं जो कि सेकेंड या थर्ड लैंग्वेज इंग्लिश को कंसिडर करते हैं। ठीक है, यहाँ पर परसेंटेज दिया हुआ है शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस का। इंडिया के अंदर हिंदी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, उसके बाद बंगाली है, उसके बाद देखो मराठी, फिर तेलुगु, तमिल। तो तुम्हें याद नहीं करना है, बस एक बार तुम एक टेबल को देख लेना अच्छे से। ठीक है, संस्कृत जो है वो बोलते नहीं है लोग ज़्यादा। ठीक है, लेकिन कुछ लोग जानते हैं, तो 24,000 के करीब लोग हैं जो पंडित होते हैं, बेसिकली वही जानते हैं संस्कृत को। तो ये याद रख लेना, कुछ लैंग्वेजेस हैं जो इम्पोर्टेंट है। पहले नंबर पे हिंदी आता है, दूसरे नंबर पे बंगाली आता है, फिर मराठी, फिर तेलुगु, फिर तमिल, फिर गुजराती। ठीक है, तो 5 लैंग्वेजेस तुम्हें पता होनी चाहिए। तो इतने लाख लोग, इतने करोड़ लोग जो हैं हिंदी बोलते हैं, तो 52 करोड़ लोग के करीब हिंदी लोग बोलते हैं। तो आज हमारे जो भी चैलेंजेस थे इंडिया के फेडरल कंट्री बनने के लिए, वो सारे चैलेंजेस के बारे में हमने समझा। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में हम समझेंगे डिसेंट्रलाइजेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।